हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आशीष गोयल। हाजिर हूं आप लोगों के सामने एक बहुत अमेजिंग सा लेक्चर लेकर। ट्रांसक्रिप्शन। अगेन ट्रांसक्रिप्शन से डर लगता है। आज से नहीं लगेगा। इस चैप्टर को, इस लेक्चर को पूरा ध्यान से देखिएगा। चलो, आज हम इस लेक्चर में क्या बात करने वाले हैं? हम बात करने वाले आरएनए क्या होता है, आरएनए के टाइप्स क्या होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन की बात करेंगे, थोड़ा सा लास्ट में जानेंगे आरएनए वर्ल्ड क्या होता है। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। आरएनए की बात करो बेटा। आरएनए क्या होता है सर? आरएनए होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। यह है एक राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसका मतलब क्या है? इट्स अ चेन ऑफ आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स। इट्स अ चेन ऑफ आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स। आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स का मतलब क्या है कि आरएनए के न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या होगा? ध्यान दीजिएगा। नाइट्रोजनस बेस होंगे, शुगर होगी और फॉस्फेट होगा। राइट। अब ये जो नाइट्रोजनस बेस है, ये कैसा हो सकता है? ये एडेनिन हो सकता है, ये ग्वानिन हो सकता है, ये यूरासिल हो सकता है, ये साइटोसिन हो सकता है। ये दोनों प्यूरीन्स हैं, ये पायरीमिडीन्स हैं। अब फर्क क्या है डीएनए और आरएनए के न्यूक्लियोटाइड में? सर वहां पर थाइमीन आता है और यहां पर थाइमीन की जगह यूरासिल आता है, पहला फर्क। दूसरा फर्क, इसके अंदर जो शुगर है वो कैसी है? राइबोस शुगर होगी। उसके अंदर डीऑक्सीराइबोस शुगर देखने को मिलती है आप लोगों को। क्लियर? अब ध्यान दो, यहां पर ये न्यूक्लियोटाइड आरएनए का, ये आरएनए का न्यूक्लियोटाइड, ये आरएनए का न्यूक्लियोटाइड, ये आरएनए का न्यूक्लियोटाइड, ये न्यूक्लियोटाइड, ये न्यूक्लियोटाइड और यही आरएनए है। आप बोलोगे सर सिंगल स्टैंडर्ड की डबल स्टैंडर्ड? मैं बोलूंगा सर जनरली इट इज सिंगल स्टैंडर्ड। जनरली आरएनए इज सिंगल स्टैंडर्ड। आप बोलोगे सर जनरली क्यों? क्योंकि डीएनए जनरली डबल स्टैंडर्ड होता है और आरएनए जनरली सिंगल स्टैंडर्ड होता है। इसका यह मतलब नहीं है कि डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड नहीं होता। इसका यह भी मतलब नहीं है कि आरएनए डबल स्टैंडर्ड नहीं होता। आरएनए भी डबल स्टैंडर्ड हो सकता है, डीएनए भी सिंगल स्टैंडर्ड हो सकता है, लेकिन जनरली आरएनए कैसा? सिंगल स्टैंडर्ड। जनरली डीएनए कैसा? डबल स्टैंडर्ड। अब ये जो स्ट्रक्चर है जिसमें ये रहना पसंद करता है, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। राइट, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। मुझे एक चीज बताओ आप लोग, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है ना, ये क्या करता है? आपको पता है इसको सबसे ज्यादा खतरा किस चीज का है? अगर मैं प्रोकैरियोट सेल की बात करूं, प्रोकैरियोट्स में भी होता है और हमारे अंदर भी होता है। अगर मैं प्रोकैरियोटिक सेल की बात करूं तो इसकी लाइफ, एमआरएनए की लाइफ सिर्फ 2 मिनट है। लाइफ स्पैन इसका 2 मिनट है, इतनी जल्दी खत्म हो जाता है। हमारे अंदर ही 4 घंटे तक जिंदा रहता है, खत्म, डिग्रेड कर देता है। तोड़ेगा कौन? सर न्यूक्लियस आके तोड़ देगा। तो इसका मतलब है कि अब न्यूक्लियस तो बहुत ज्यादा चाहिए। आपने पढ़ा है डीएनए रेप्लिकेशन के लिए न्यूक्लियस वगैरह चाहिए होते हैं। अब न्यूक्लियस इसको तोड़ के खत्म कर देते हैं। तो प्रोकैरियोट में जल्दी इसलिए कर दिया क्योंकि वहां पे न्यूक्लियस ही नहीं है, सारा साइटोप्लाज्म ही न्यूक्लियस पड़ा हुआ है। लेकिन जैसे ही आरएनए होता है, आरएनए ज्यादातर साइटोप्लाज्म में पड़ा रहता है हमारे, जो और न्यूक्लियस के अंदर रहता है, तो इसकी एक्टिविटी से बच जाता है। और ये एक और काम करता है, न्यूक्लियस की एक्टिविटी से बचने के लिए ये अपने आप को कन्वर्ट कर देता है ऐसे कुछ डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर में। ऐसे कुछ ऐसा बनाता है, ऐसे स्ट्रक्चर कुछ बनाता है। ये डीएनए, ये आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स हैं। आप बोलोगे सर ये डबल स्टैंडर्ड हो गया है? मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं हुआ है। बोलोगे क्यों? ये डैश क्या थी? 5' to 3'। ये भी तो अभी 5' to 3' ही है। ये सिर्फ फोल्ड हो गई है, डबल स्टैंडर्ड नहीं हुआ है, ये सिंगल स्टैंडर्ड ही है। ये भी सिंगल स्टैंडर्ड होता है, ये भी सिंगल स्टैंडर्ड होता है और ये भी सिंगल स्टैंडर्ड होता है। बस फर्क इतना है कि ये जो स्ट्रक्चर है प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलते हैं और इसको सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज क्वाइट मोर स्टेबल। आप बोलोगे क्यों? दिस इज मोर स्टेबल इन कंपैरिजन टू प्राइमरी। आप बोलोगे क्यों? मैं बोलूंगा क्योंकि इसने बॉन्ड बना ली है। ये क्या करता है, अपने आसपास बहुत सारे आपस में बॉन्डिंग कर लेता है। बॉन्डिंग करके ये अपने सेकेंडरी स्ट्रक्चर में रहना पसंद करता है और इस सेकेंडरी स्ट्रक्चर में इसको बोलते हैं, इस सेकेंडरी स्ट्रक्चर को बोलते हैं हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर। हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर होता है या फिर यू लूप जैसा स्ट्रक्चर है, यू शेप है।
यू शेप जैसा स्ट्रक्चर है, इसके अंदर आरएनए रहना चाहता है। आरएनए इस फॉर्म में रहना चाहता है क्योंकि अपने आप को ज्यादा स्टेबल बना लेता है, किसकी एक्टिविटी से, एंड अपने आप को प्रोटेक्ट करता है, टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ व्हाट, न्यूक्लियस। हमारे अंदर जो न्यूक्लियस है ना, आगे मैं पढ़ाऊंगा ये डिटेल में, वो इसको खत्म कर देगा। बात समझ में आई आप लोगों को? तो ये आरएनए के बारे में कुछ स्टार्टिंग में। इसके बाद हम जानते हैं आरएनए जो होता है हमारे अंदर जेनेटिक मटेरियल है क्या आरएनए? बिल्कुल नहीं है, पढ़ा चुका हूं। क्यों नहीं है ये भी पढ़ा चुका हूं, ध्यान से देखिएगा। आरएनए हमारे अंदर जेनेटिक मटेरियल नहीं है क्या सर? किसी में नहीं होता, होता है। देखो आरएनए जेनेटिक मटेरियल भी हो सकता है, जीनोमिक आरएनए भी हो सकता है, और नॉन जेनेटिक आरएनए भी हो सकता है। हमारे अंदर जेनेटिक मटेरियल नहीं है तो हमारे अंदर कैसा आरएनए मिलेगा? बिल्कुल ठीक है, नॉन जेनेटिक आरएनए मिलेगा। इनमें कैसा मिलेगा? किसमें? कुछ देखो, कुछ के अंदर, कुछ वायरसेस के अंदर आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, कुछ वायरसेस के अंदर आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, बाकी सब के अंदर कुछ वायरसेस को छोड़ दिया जाए तो दुनिया के हर ऑर्गेनिज्म में डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। क्लियर है? देखो जैसे कुछ वायरसेस है, नाम लेते हैं रियो वायरसेस, जिससे आपको जुकाम वगैरह हो जाता है ना, कोल्ड, कॉमन कोल्ड वगैरह हो जाता है। इसका टीएमए वायरस, ठीक है, और आपका क्यूबी बैक्टीरियोफाज। ये जो वायरसेस हैं बेटा, ये जो वायरसेस हैं, इन वायरसेस में इनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, आरएनए जेनेटिक मटेरियल है। बात समझ में आई आप लोगों को? हमारे अंदर जेनेटिक मटेरियल आरएनए नहीं है, तो हमारे अंदर आरएनए क्या कर रहा है? हमारे अंदर आरएनए कुछ और फंक्शंस कर रहा है, क्योंकि ये जेनेटिक मटेरियल तो नहीं है। तो ध्यान से समझते हैं, हमारे अंदर डिफरेंट तरीके का आरएनए है। एक होता है आर आरएनए, हम डिटेल बात करेंगे, क्यों प्रेजेंट है, कहां से आया, सब डिटेल बात करेंगे। फिर इसका क्या काम है? देखो इस आरएनए का मेन काम है, नाम ही चिल्ला चिल्ला के बता रहा है, राइबोसोमल आरएनए स्ट्रक्चर बनाएगा राइबोसोम की, ठीक है। दूसरा एमआरएनए, दैट इज मैसेंजर आरएनए। ये क्या करेगा? टेम्पलेट की तरह करेगा प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, ठीक है, एक सांचे की तरह काम करेगा, है ना, और इसके ऊपर पूरा प्रोटीन सिंथेसिस होगा, ट्रांसलेशन की पूरी प्रोसेस होगी। तीसरा आरएनए होता है ट्रांसफर आरएनए। ये क्या करेगा? जब प्रोटीन बन रहा होगा, किसके ऊपर? एमआरएनए के ऊपर, तो प्रोटीन की चेन किसकी बनी होती है? अमीनो एसिड्स की। ये सारे अमीनो एसिड को ट्रांसफर करेगा, वहां से लेकर आएगा। तो ये क्या करता है? ट्रांसफर ऑफ अमीनो एसिड ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। इन सब के काम डिटेल बात करेंगे आगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आरएनए, राइबोसोमल आरएनए के साथ। ध्यान दीजिएगा, तो हमारे बॉडी के अंदर मैक्सिमम आरएनए यही है, आरएनए। कितना? 80% टोटल आरएनए का। हमारे अंदर जितना भी आरएनए है उसका 80% आरएनए होता है बेटा, ठीक है। ये सबसे स्टेबल फॉर्म है आरएनए की। तीसरी बात, इसका फॉर्मेशन, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट लाइन है। मैक्सिमम आरएनए प्रोड्यूस इन न्यूक्लियोलस एक्सेप्ट 5s आरएनए। आगे मैं एक चीज पढ़ाऊंगा भी आप लोगों को। आरएनए जो होता है, आरएनए ध्यान दीजिएगा, आरएनए जो होता है वो डिफरेंट चीजों का बना है। ये आरएनए जो है ये क्या करेगा सर? इसका काम क्या है? आरएनए का काम एक काम है, आरएनए का एक दूसरा काम भी है, आरएनए का एक तीसरा काम भी है। ऐसे डिफरेंट काम है आरएनए के। मैं बोलता हूं कि आरएनए का काम है राइबोसोम बनाना। राइबोसोम से क्या होगा आगे पढ़ेंगे, राइबोसोम बनाना। तो ऐसा आरएनए जो राइबोसोम बनाना जानता है उसको बोला आरएनए। मैं बोलता हूं कि आरएनए टेम्पलेट की तरह काम करेगा प्रोटीन सिंथेसिस में। मैं बोलता हूं प्रोटीन सिंथेसिस में टेम्पलेट की तरह काम करेगा। मैंने इसको बोला कि ये तो मैसेज कैरी कर रहा है, मैसेंजर आरएनए है, ठीक है। और थर्ड एक काम और है आरएनए का कि वो अमीनो एसिड को लेकर आता है, ट्रांसफर करता है। मान लो अमीनो एसिड को, प्रोटीन बनेगा जब, तो अमीनो एसिड को लेकर आके लाके तो प्रोटीन बनेगा। वो अमीनो एसिड को लाने का काम ये कर रहा है तीसरा आरएनए। मैंने क्या बोला कि ट्रांसफर आरएनए। तो हमने बोला कि आरएनए के क्या क्या काम है, डिफरेंट काम के बेसिस पर हमने आरएनए को डिफरेंट पार्ट्स में बांट दिया। तो जैसे अब आरएनए की बात करते हैं,
तो आरआरएनए आप बोलोगे सर कितना है, बहुत ज्यादा है। हम लोग डिफरेंट डिफरेंट आरएनए, सबसे ज्यादा तो यही प्रेजेंट है क्योंकि सबसे स्टेबल भी यही है, पहली बात। दूसरी बात, इसका सर फॉर्मेशन कहां हुआ है, इसका फॉर्मेशन हुआ है न्यूक्लियोलस में, ठीक है, इनका फॉर्मेशन न्यूक्लियोलस में हुआ है। अभी इस बात को आप छोड़ दो, आगे बताऊंगा। इनका फॉर्मेशन न्यूक्लियोलस के अंदर होता है, राइट। 5 छोड़ दो इसको, अभी इस लाइन को भी छोड़ दो, इस लाइन को भी मैं अभी आपको आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है। प्रोकैरियोट्स, आरआरएनए प्रोड्यूस्ड इन साइटोप्लाज्म। यूकैरियोट्स के अंदर है ना, यूकैरियोट्स के अंदर ये कहां बन रहा है, ये न्यूक्लियोलस में बन रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। और प्रोकैरियोट्स में सर न्यूक्लियस ही नहीं होता, न्यूक्लियोलस तो दूर की बात है, तो इनके अंदर साइटोप्लाज्म में ही बनेगा। बेचारों के पास न्यूक्लियस ही नहीं है ना बेटा, ठीक है। अब बात करते हैं आरआरएनए की कुछ और पॉइंट्स की, तो ध्यान से देखना, इसको हम इनसॉल्युबल आरएनए भी बोलते हैं। इनसॉल्युबल क्यों, सॉल्युबलाइज नहीं हो रहा, क्यों, बहुत बड़ा है सर साइज में ये काफी बड़ा है, इसलिए सॉल्युबल नहीं हो रहा है, राइट। दूसरा, ये क्या करेगा, मैंने कहा था आपको पहले ही, आरआरएनए है, नाम ही बता रहा है, राइबोसोम बनाएगा, ठीक है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखो पहले राइबोसोम बनाएगा, मैं कैसे बनाएगा इसको भी थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। आप जानते हो एक बात, क्या ये क्या है, राइबोसोम है। प्रोकैरियोट में ये राइबोसोम कैसा, 70S राइबोसोम है, किसमें, प्रोकैरियोट्स में, या फिर हमारे माइटोकॉन्ड्रिया है ना, प्लांट्स में जो क्लोरोप्लास्ट है उनमें। तो ये राइबोसोम कैसा, प्रोकैरियोटिक टाइप, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है 70S। अब इस 70S के अंदर इस जो बड़ी यूनिट है ना, इस बड़ी यूनिट के अंदर, इस बड़ी यूनिट ये 50S की यूनिट है, और ये छोटी वाली यूनिट है आप जानते हो 30S की। अब बहुत ध्यान से सुनना, इस यूनिट के अंदर एक ऐसा, ये किसकी बनी है, ये किसकी बनी है, आरआरएनए की बनी है। इसके अंदर एक पार्ट होता है 23S आरआरएनए। ये क्या है सर, ये इसका छोटा पार्ट है, जैसे 70S को तोड़ा दो में 30 से 50, अब ऐसे 50 को भी आगे आगे तोड़ेंगे तो 23S आरआरएनए एक चीज बनी है। अब ये 23S आरआरएनए इसके अंदर प्रोकैरियोट के अंदर होता है। सर यही ये क्या काम करेगा, आपने राइबोजाइम नाम का एंजाइम सुना है, वो राइबोजाइम नाम का एंजाइम कोई नहीं है, ये 23S आरआरएनए को ही बोलते हैं। आपने पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज सुना है, पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज कोई एंजाइम नहीं है, वो इसी का दूसरा नाम है। 23S आरआरएनए बोलूं या राइबोजाइम बोलूं या पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज बोलूं, सब एक ही बात है। क्या काम करेंगे सर ये एंजाइम, आगे पढ़ेंगे। अभी आपको यह समझ में आना चाहिए कि राइबोसोम 70S राइबोसोम की बड़ी सब यूनिट के अंदर एक 23S आरआरएनए बैठा है। इसलिए मैं बोलता हूं कि जो ये राइबोजाइम है ना, ये किसका, प्रोटीन का नहीं बनाइए, किसका बनाइए, आरआरएनए का बनाए। ऐसे ही अगर मैं यूकैरियोट्स में बात करूं तो ये यूकैरियोट्स में क्या होता है, ये 40S होती है छोटी यूनिट, और ये 60S, और टोटल 80S आरआरएनए होता है, 80S राइबोसोम होता है। यूकैरियोट्स की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, यूकैरियोट्स की बात कर रहे हैं। इस यूकैरियोट्स के 60S के अंदर एक बड़ी सब यूनिट के अंदर एक और आरएनए प्रेजेंट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, 28S आरआरएनए। जो काम 23S आरआरएनए कर रहा है प्रोकैरियोट में, वही काम 28S आरआरएनए करेगा यूकैरियोट में। क्लियर बात समझ में आई आप लोगों को, आगे पढ़ते हैं। कुछ आरएनए देखो, फिर नेक्स्ट लाइन वही आ गई, कुछ आरएनए कैटलिस्ट का यानी कि एंजाइम का काम करते हैं, जैसे राइबोजाइम कैटालिटिक आरएनए एंजाइम का काम कर रहा है, बता दिए। 23 कुछ नहीं है, किसकी बात कर रहा है, 23S आरआरएनए, यही राइबोजाइम है। बात समझ में आई आप लोगों को, चलो। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ आरएनए, देखो 80% है ये, मोस्ट कॉमन तो होगा ही, है ना, सबसे ज्यादा यही मिलता है आपको आरएनए। अब आगे पढ़ते हैं हम, तो हमने आरआरएनए की क्या बात जानी, हमने सिर्फ इतना जाना कि सर ये राइबोसोम बनाएगा। इसका मतलब राइबोसोम प्रोकैरियोट्स में तो ये साइटोप्लाज्म में बना देगा, यूकैरियोट्स में न्यूक्लियोलस में बना देगा। और जो राइबोसोम है वो राइबोसोम की बड़ी यूनिट जो है उसके अंदर एक
23S आरएनए बैठा है प्रोकैरियोट्स में और 28S आरएनए बैठा है यूकैरियोट्स में। ये दोनों ही एंजाइमेटिक एक्टिविटी करते हैं, आगे जानेंगे कि कहां पे करते हैं। बात समझ में आई। अब नेक्स्ट है ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए कम ही होता है, 10 to 15% ऑफ टोटल आरएनए। अब देख पा रहे हो 10 to 15% टोटल आरएनए का सॉल्युबल है, छोटा है। सॉल्युबल होगा यानी कि मॉलिक्यूलर वेट कम होगा, लो मॉलिक्यूलर वेट होगा, लो मॉलिक्यूलर वेट होगा। बात समझ में आई। तीसरा अडाप्टर या कैरियर आरएनए, मतलब ये क्या करेगा, ऐड करता जाएगा किसको, अमीनो एसिड्स को। आप ऐसे समझिए कि ये एक आरएनए है, इसका नाम मैंने दिया है एमआरएनए। आप सेंट्रल डॉग्मा तो जानते ही हो। अब ये एमआरएनए एक सांचे की तरह काम कर रही है। किसकी तरह काम कर रही है, एक सांचे की तरह, यानी कि एक टेम्पलेट की तरह काम कर रही है। इसके ऊपर कोड्स लिखे हुए हैं, इस आरएनए के ऊपर कोड्स लिखे हुए हैं कि प्रोटीन कौन सा बनेगा, आगे बताऊंगा। तो एक चीज मानिए आप लोग कि यहां पर इसके ऊपर से क्या बनती है, एक प्रोटीन की वो बनती है, ये अमीनो एसिड है, ये एक आरएनए लेकर आता है, दूसरा अमीनो एसिड ये एक और आरएनए लेकर आता है, ये तीसरा आरएनए एक और अमीनो एसिड लेकर आता है। ये अमीनो एसिड लाके लगाते जाएंगे और फिर ये यहां से हटेगा, इससे अटैच हो जाएगा, ये हटेगा, ये अटैच हो जाएगा, तो एक पूरी अमीनो एसिड की चेन बन जाएगी। तो मैं बोल रहा हूं कि ये जो अमीनो एसिड को लाने वाला डब्बा है, ये आरएनए टी आरएनए है, ट्रांसफर कर रहा है ये अमीनो एसिड को। राइट, बात समझ में आई। इसलिए इसको अडाप्टर या कैरियर आरएनए बोलते हैं। स्मॉलेस्ट आरएनए है, इसलिए तो मैंने बोला लो मॉलिक्यूलर वेट है, सबसे छोटा आरएनए, सॉल्युबल होगा, 10 to 15% होगा, इंपॉर्टेंट काम कर रहा है, क्या, कैरियर का काम कर रहा है। इसके पास एंटीकोडोन्स होते हैं, ध्यान से देखिए, ट्रांसफर कर रहा है अमीनो एसिड्स का स्ट्रक्चर में। अब ध्यान से समझना, मैं अब आपको कुछ चीजें समझाता हूं। आपको मैं कुछ चीजें समझाता हूं। देखो, मैंने क्या बोला, आरएनए की बात, सॉरी टीआरएनए की बात कर रहे हैं हम, टीआरएनए की बात कर रहे हैं हम। इस टीआरएनए को स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना। अब आप बोलोगे कि सर ये तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन गया, तो भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ है। CCA 3' और ये 5', राइट, ठीक है। तो अब तो बच्चों हम देख रहे हैं इसके अंदर, अच्छा एक चीज देखो, मैं इसको 5' 3' को थोड़ा सा दूसरी साइड बनाता हूं। तो यहां पर हो गया आपका CCA 3' और ये 5' है। तो आप एक चीज देख रहे हो कि ये एक ही तार थी, ये तार ने ऐसे कंबाइन कर लिया। तो एक्चुअली था क्या, ये पहले पूरी एक ऐसी वायर थी। इस वायर ने यहाँ के जो न्यूक्लियोटाइड्स थे नाइट्रोजनस बेसिस थे, और यहाँ के जो नाइट्रोजनस बेसिस थे ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री थे, तो ये पास आ गए। और जहां पे कॉम्प्लीमेंट्री नहीं थे वहां पर देखो इन्होंने लूप बना लिए। बात समझ में आई आप लोगों को। तो आप बोलोगे कि सर ये सिंगल स्टैंडर्ड की डबल स्टैंडर्ड, बिल्कुल सिंगल स्टैंडर्ड होगा। बच्चा यहाँ पे गलती कर देता है कि इसका ये स्ट्रक्चर तो डबल स्टैंडर्ड है, एक ही स्टैंड तो है, देखो 3' to 5' एक ही स्टैंड है। एक खास बात क्या है यहाँ पर कि यहाँ पर जितने भी टीआरएनए मिलते हैं, जितने भी टीआरएनए मिलेंगे आपके सेल में, उनके हर टीआरएनए में एक बात कॉमन, कि हर किसी के में सीसीए ये वाली चीज कॉमन होगी, ये कॉमन होगी। और अमीनो एसिड की साइट भी यही है, यहाँ पे आके अटैच हो जाता है, अटैचमेंट ऑफ अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड की अटैचमेंट यहां हो जाती है, यहां पर जाके अमीनो एसिड अटैच करता है, यानी कि अमीनो एसिड पहचानता है सीसीए को, इसलिए सारे टीआरएनए के अंदर ये सीसीए होता है। ठीक है, अब ध्यान देना, यहां पर ये वाला जो लूप है, इस लूप को हम बोलते हैं डीएचयू लूप, डीएचयू लूप, और इस लूप को हम बोलते हैं टी साइसी लूप, टी साइसी लूप। और ये वाला जो लूप होता है इसको हम बोलते हैं एंटीकोडोन लूप। आप ध्यान से समझिए बात को, मैंने क्या बोला, इसका काम क्या है, इसका काम यही है, अमीनो एसिड को सिर पे रखेगा
और लेकर चला जाएगा एमआरएनए के ऊपर। अब बात को समझते हैं पहले। ये मान लो एमआरएनए है, ये है मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए। अब इस एमआरएनए के ऊपर कोड लिखा हुआ है। ये कोड कैसा होता है? ये कोड ऐसा होता है जैसे मान लो इसके ऊपर क्या होंगे, नाइट्रोजनस बेसिस होंगे, ए टी जी सी सी टी ए जी, सॉरी टी नहीं होगा, यू होगा, ए यू जी सी सी जी यू जी, मतलब जो भी होगा पूरा एक कोड लिखा होगा, राइट। अब मान लो कि ये कोड लिखा हुआ है, तो इस तीन नाइट्रोजनस बेस मिलकर, तीन नाइट्रोजनस बेस मिलकर एक अमीनो एसिड के लिए कोड करेंगे। यानी कि ये टीआरएनए आएगा, ये टीआरएनए आएगा, पहचानेगा किसको, इसको। यानी कि इस तीन के सेट को मैं क्या बोलता हूं, कोडोन। कोडोन कैसा है, ट्रिपलेट है, तीन का एक कोडोन है, ठीक है ना, तीन नाइट्रोजनस बेसिस का एक कोडोन है। अब ये वाला टीआरएनए आया, ये क्या करेगा, अगर इसके पैर में, इसके इस वाले लूप में UAC लिखा होगा तो U A के साथ कॉम्प्लीमेंट्री, A U के साथ कॉम्प्लीमेंट्री, C G के साथ कॉम्प्लीमेंट्री। तो यानी कि अगर इस कोडोन AUG कोडोन के ऊपर कौन सा टीआरएनए आ सकता है, जिसके एंटी कोडोन लूप में लिखा हो UAC। बात समझ में आए? यानी कि ये क्या करता है, एमआरएनए है, एमआरएनए के ऊपर सारा कोड लिखा हुआ है, एमआरएनए के ऊपर कंप्लीट कोड लिखा हुआ है। अब जो कोड है यहां पर, मान लो एमआरएनए के ऊपर 300 नाइट्रोजनस बेसिस है, 300 नाइट्रोजनस बेसिस है, तो कितने कोडोन बनेंगे, तीन का एक कोडोन, तो 100 कोडोन्स बन जाएंगे। मान लो ये पहला कोडोन है, ये फर्स्ट कोडोन पे ये टीआरएनए आया एक अमीनो एसिड को लेकर, ठीक है, अमीनो एसिड को लेकर आया। दूसरा कोडोन, दूसरा आपका टीआरएनए आ गया दूसरा अमीनो एसिड को लेकर। तो यहां पर कौन सा टीआरएनए आएगा, AUG के ऊपर कौन सा आएगा, जिसके ऊपर UAC लगा होगा। यानी कि कोडोन है, इस कोडोन का एंटी कोडोन इसके पास होना चाहिए, तभी ये टीआरएनए आ सकता है। बात समझ में आई आप लोगों को? अब ध्यान दीजिएगा, यानी कि यहां पर जो कोडोन है, यहां पे उसके ऑपोजिट एंटी कोडोन लूप होना चाहिए, यहां पे एंटी कोडोन होने चाहिए, तब ताकि यहां पर आके मिल जाए और ये अमीनो एसिड को लेकर आ जाए। पहली बात, इसका फंक्शन समझ में आया आप लोगों को। दूसरी बात, इसका फंक्शन क्या है, ये होता है, ये यूरिडिन है, यूरिडिन नॉर्मल यूरिडिन नहीं है ये, है ना, ये यूरिडिन नॉर्मल नहीं है, इसके ऊपर डाई हाइड्रोक्सी लग गया है, तो ये कैसा है, डाई हाइड्रोक्सी यूरिडिन बन गया। तो आप बोलोगे सर ये तो यूजुअल बेस पेयर नहीं है, मैं बोल रहा हूं बिल्कुल अनयूजुअल है, ये तो अनयूजुअल है, अनयूजुअल बेस पेयर है ना, अनयूजुअल नाइट्रोजनस बेस, ऐसे बोल सकता हूं, अनयूजुअल नाइट्रोजनस बेस है, ठीक है। तो यानी कि ये DHU लूप है, और ये यहां पर ये क्या करेगा, इसको समझते हैं और इसको समझते हैं। टी साइसी होता है, टी मतलब थाइमिडीन। आप बोलोगे सर आरएनए में थाइमिन कहां से आ गया, होता है, यही गलती है, अनयूजुअल है। दूसरी बात, ये यूरासिल होता है, यूरासिल नहीं होता, स्ट्रक्चर लगभग इसी के जैसा होता है, हम इसको बोलते थे यूरासिल, यू फिर हमने काट दिया तो साई जैसा बन गया, स्यूडो यूरासिल बोलते हैं इसको। और ये होता है सी मतलब साइटिडिन, लेकिन ये साइटिडिन भी सीधा नहीं है, ये भी कैसा है, मिथाइलेटेड साइटिडिन है, यानी कि सारे काम उल्टे हो रखे हैं। बात समझ में आई, सारे के सारे काम उल्टे हो रखे हैं, इन तीनों का काम एकदम उसने उल्टा कर रखा है बेटा। तो आप समझते हैं इसका फंक्शन क्या है। तो हमें एंटी कोडोन लूप का फंक्शन समझ में आया, बिल्कुल आया। इसका फंक्शन क्या होता है, अब आप ध्यान से समझना। आप बोलोगे कि सर ये अमीनो एसिड यहां पर कौन सा आएगा, ये कैसे पहचानेगा? भाई ये सबसे पहले जाएगा अमीनो एसिड को लेने। सबसे पहला काम टीआरएनए का क्या है, टीआरएनए सबसे पहले पकड़ेगा अमीनो एसिड को, ये जाएगा अटैच हो जाएगा अमीनो एसिड के साथ, ठीक है। अब ये अमीनो एसिड को पहचानेगा कैसे, जब लेकर आ रहा होगा कि यही अमीनो एसिड लेकर जाना है। तो ध्यान से समझना, ये वाला जो कोडोन होता है, ये कोडोन एक एंजाइम के, सॉरी ये वाला जो लूप है, ये वाला लूप एक एंजाइम के साथ एक्ट करता है, जिसका नाम है अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेस। ये अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेस नाम के एंजाइम के साथ कंबाइन कर जाता है, ठीक है। और इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है इट बाइंड्स विद
राइबोसोम। इसका मतलब और इसका मतलब आगे समझ में आएगा, अभी आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, इन सब के काम आगे समझ में आएंगे। बेसिक मैंने स्ट्रक्चर आपको बता दिया है कि टीआरएनए ऐसा दिखता है। तो टीआरएनए का 2D स्ट्रक्चर कैसा है? 2D स्ट्रक्चर है। 2D स्ट्रक्चर कैसा है? क्लोवर लीफ शेप्ड। आप गूगल पे डाल के देखोगे क्लोवर लीफ तो आपको ऐसी दिखेगी, इसको हम क्लोवर लीफ बोलते हैं। देखो ऐसे कुछ दिख रहा है, क्लोवर लीफ शेप स्ट्रक्चर है। लेकिन जैसे ही ये क्या करता है, ये अपनी इस स्ट्रक्चर में रहता ही नहीं है, ये इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। ये क्या करता है, और ज्यादा फोल्ड होकर टर्शरी स्ट्रक्चर बना देता है और ये फिर ऐसे दिखने लगता है। यहां से ये अमीनो एसिड को पकड़ता है, ठीक है, और ये इसका एंटीकोडोन लूप होता है, एंटीकोडोन, ठीक है। तो ये कैसा दिख रहा है? इसका टर्शरी स्ट्रक्चर कैसा दिखा बेटा? टर्शरी स्ट्रक्चर कैसा दिखा? ये दिखा इन्वर्टेड, उल्टा एल की तरह दिख रहा है, देख पा रहे हो? इन्वर्टेड एल, ठीक है ना, इन्वर्टेड एल की तरह दिखता है। ये किम साहब ने कहा था, ठीक है, ये हॉले साहब ने दिया था और ये किम साहब ने दिया था। तो देखो 2D स्ट्रक्चर इसका क्लोवर लीफ शेप है, और इसका 3D स्ट्रक्चर है ना, इसका 3D स्ट्रक्चर टर्शरी स्ट्रक्चर जो है वो कैसा है? इन्वर्टेड एल, उल्टे एल की तरह दिखता है आपको। क्लियर है बात? ये था टीआरएनए के बारे में। अब बात करते हैं एचएनआरएनए। आप लोग एक बात को समझिए, ये हो क्या रहा है पूरा? एक्चुअली डीएनए से बना आपका एचएनआरएनए। थोड़ा सा प्रोसेस को समझते हैं, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। इससे बना एमआरएनए और इससे बना आगे प्रोटीन। ऐसा हुआ यूकैरियोट्स के अंदर, यूकैरियोट्स के अंदर। इसका मतलब इससे इसका बनना प्रोसेस कहलाया ट्रांसक्रिप्शन। इस ट्रांसक्रिप्शन के बाद यहां पर हुई आरएनए प्रोसेसिंग, आरएनए को प्रोसेस किया और एचएनआरएनए को कन्वर्ट कर दिया एमआरएनए में। क्या प्रोसेस करते हैं बाद में देखेंगे। एमआरएनए को प्रोटीन बनाया, इस प्रोसेस को बोला ट्रांसलेशन। अब इन प्रोसेसेस में बहुत सारे एंजाइम्स, बहुत सारे आरएनए, बहुत सारे डीएनए, मतलब सब वर्किंग करेंगे मिलकर। तो यहां पर बड़ी सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो आप एक चीज समझो, ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन किसका बना? अमीनो एसिड्स का बना है। ये एमआरएनए एमआरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स का बना है, ये भी आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स का बना है, और ये डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स का बना है। तो अब क्या होता है, जब इसको इस फॉर्म में कॉपी किया जाता है, सबसे पहले इसको सबसे पहले कॉपी किया जाएगा इस फॉर्म में, फिर इसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो इसको हम बोलते हैं, जो सीधा आरएनए से निकला, जो सीधा ये क्या बना है बेटा? फॉर्म्ड जस्ट आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन एंड विल अंडरगो, आप देख पा रहे हो किसमें जाएगा? आरएनए प्रोसेसिंग। मतलब क्या है इसका? समझते हैं बात को। तो हमने क्या बोला बेटा जी, ये डीएनए की स्ट्रैंड है, ये डीएनए, एक स्ट्रैंड 5' to 3' और एक 3' to 5'। हम क्या करेंगे, इस वाली स्ट्रैंड को, मान लो इस स्ट्रैंड के ऊपर आपको दिख रहे हैं ए टी जी सी सी टी ए जी सी टी, ऐसे दिख रहा है आपको, ठीक है। तो इस स्ट्रैंड को ही कॉपी करता है और जो बनता है उसको हम बोलते हैं एचएनआरएनए। इस स्ट्रैंड की कॉम्प्लीमेंट्री बनाएगा, जैसे ए की कॉम्प्लीमेंट्री कोड करेगा यू, एक टी के बदले ए करेगा, ऐसे सी जी जी ए यू सी जी और ए, ऐसे पूरा इसके पैरेलल कोड कर लिया, है ना। इसी प्रोसेस को मैंने क्या बोला? ट्रांसक्रिप्शन। जो बना ना वो आपका एचएनआरएनए है। सर फुल फॉर्म क्या है? हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, ठीक है ना, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए बन गया। अब होता क्या है, ये वाला, ये इसके अंदर बड़ी सारी चीजें चेंज होती हैं। यहां पर ये वाला पार्ट काम का है, ये वाला पार्ट काम का है, ये वाला पार्ट काम का है, ये काम के ही नहीं है बीच में। जब काम के ही नहीं है तो इन पार्ट्स को क्या करना पड़ेगा? इस वाले पार्ट को रिमूव करना पड़ेगा, राइट। यहां पर कैप लगानी पड़ेगी,
यहाँ पर टेलिंग लगानी पड़ेगी, ऐसे कई सारी चीजें करते हैं। यहाँ पे आपके कैप लगाएंगे, यहाँ पे टेल लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम यहाँ पे कैपिंग लगा दी। क्यों की कैपिंग, आगे बात करेंगे। फिर यहां पर हमने क्या कर दिया, टेलिंग कर दी। और यहां पर क्या कर दिया, इन सब बीच में इन नॉन कोडिंग पार्ट को रिमूव कर दिया। प्रोसेस का नाम है स्प्लाइसिंग, राइट। अब जो बना ना आपका, अब जो बना आपका यहां पर, जिसके यहां कैप भी लगी हुई है, जिसके यहां टेल भी लगी हुई है, और ये जो जो कोड नहीं कर रहा था वो पार्ट रिमूव भी हो गया, इसको बोला आपने mRNA, ठीक है। और प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, जो पार्ट कोड नहीं कर रहा था उसको बोलते हैं इंट्रॉन, और जो पार्ट कोड कर रहा था उसको बोलते हैं एक्सॉन। एक्सॉन आपका कोडिंग पार्ट है, इंट्रॉन आपका नॉन कोडिंग पार्ट है। तो रिमूवल ऑफ इंट्रॉन इज कॉल्ड स्प्लाइसिंग। बाकी आगे भी बात करूंगा, मैं आपको थोड़ा सा समझा रहा हूं बस। आप एक चीज मानो, यहां पर मैंने क्या बोला, पहली लाइन ये आरएनए प्रोसेसिंग होगी, तो मैंने इसको क्या बोल दिया, एचएनआरएनए इज अ प्रीकर्सर ऑफ एमआरएनए। एमआरएनए का प्रीकर्सर है भाई, एमआरएनए का प्रीकर्सर है, ये इससे एमआरएनए बन जाएगा, तो ये इसका प्रीकर्सर हुआ, पहली बात। दूसरी बात, इट इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में नहीं होता, क्यों, प्रोकैरियोट्स में इंट्रॉन्स नहीं होते हैं, प्रोकैरियोट्स में इंट्रॉन्स एब्सेंट होते हैं। प्रोकैरियोट में ये आरएनए प्रोसेसिंग ही नहीं होता, ये आरएनए प्रोसेसिंग ही नहीं होता, ये सारा काम ही सिर्फ यूकैरियोट में ही देखा जाता है। क्या आप लोगों को बात समझ में आई? ये था एचएनआरएनए के बारे में, राइट, एचएनआरएनए। अब इसके बाद हम बात करते हैं एमआरएनए की। देखो मैंने क्या बोला, एमआरएनए में, एमआरएनए एक्ट्स एज टेम्पलेट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, बात कर चुके हैं। जैसे फिर से बताया था, ये एमआरएनए है 5' to 3'। यहां पर ऐसे समझिए आप, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं। कितने न्यूक्लियोटाइड, मान लो 300 न्यूक्लियोटाइड्स, और 3 न्यूक्लियोटाइड एक अमीनो एसिड के लिए कोड करते हैं। 3 न्यूक्लियोटाइड एक अमीनो एसिड के लिए कोड करते हैं, तो कितने कोडोन्स हो गए, 3 न्यूक्लियोटाइड के ग्रुप को एक कोडोन बोलते हैं। कोडोन कैसा है, ट्रिपलेट है, 3 का मिलके बना है। तो 300 न्यूक्लियोटाइड से 100 कोडोन्स बन जाएंगे क्या, 300 न्यूक्लियोटाइड से 100 कोडोन्स बन जाएंगे क्या। और ये एक कोडोन के ऊपर टीआरएनए आता है, टीआरएनए आता है किसको लेकर, एक अमीनो एसिड को लेकर। तो एक चीज समझो, एक कोडोन कितने का बना है सर, 3 नाइट्रोजनस बेसिस का बना है, 3 नाइट्रोजन बेस का एक कोडोन बना है। और एक कोडोन से हो रहा है क्या, एक अमीनो एसिड, एक टीआरएनए आया, एक टीआरएनए एक अमीनो एसिड लेकर आया। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है। ऐसे ही अब अगर आरएनए, ये आरएनए अगर 300 नाइट्रोजनस बेसिस का होगा तो 100 कोडोन बनेंगे, और जिसमें 100 टीआरएनए 100 अमीनो एसिड्स लेकर आएंगे। बात समझ में आई आप लोगों को? एकदम क्लियर समझ में आया? तो अब एक चीज समझते हैं कि ये टीआरएनए, एमआरएनए क्या कर रहा है, टेम्पलेट की तरह कर रहा है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। अब अमीनो एसिड कौन सा आएगा वो डिपेंड करेगा ये कोडोन कौन सा है। ये कोडोन, अगर मान लो ये कोडोन है यहां पर AUG, तो ये टीआरएनए सिर्फ और सिर्फ मिथियोनिन को लेकर आएगा। यानी कि ये कोडोन डिसाइड करता है कि कौन सा अमीनो एसिड आना चाहिए, और कोडोन किसके ऊपर है, एमआरएनए के ऊपर। तो एमआरएनए के ऊपर सारी इंफॉर्मेशन है कि कौन सा अमीनो एसिड्स आएंगे। ठीक है, क्लियर है? ये बहुत ही थोड़ा सा है, 1 to 5% ऑफ टोटल आरएनए है, बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है यार, बहुत ही शॉर्ट लिव्ड है। मतलब प्रोकैरियोट्स में सिर्फ 2 मिनट, यूकैरियोट्स में 4 घंटे। ये बहुत बड़ी बात बोल दी है मैंने। कैसे सर? ध्यान से सुनना बात को, कॉन्सेप्ट सिखाता हूं तेरे को।
अब कॉन्सेप्ट की बात अगर आप करो तो आप एक चीज समझो, प्रोकैरियोट में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, यूकैरियोट में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, यानी कि न्यूक्लियर वॉल प्रेजेंट है प्रो यूकैरियोट्स में, राइट। प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर वॉल नहीं प्रेजेंट होती। ध्यान से सुनना बात को, अगर इसके अंदर वॉल प्रेजेंट है और इसके अंदर वॉल प्रेजेंट नहीं है तो इतना बड़ा क्या डिफरेंस हो गया सर? बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया। कैसे? अगर वॉल नहीं थी तो प्रोकैरियोट में सारा साइटोप्लाज्म में ही पड़ा हुआ था डीएनए। अब वो डीएनए क्या कर रहा था? रेप्लिकेट कर रहा था, बहुत सारी प्रोसेस कर रहा था, और उन सब प्रोसेस के लिए न्यूक्लियस एंजाइम भी बड़े काम आते हैं। तो जैसे ही आरएनए बना, सेल के न्यूक्लियस ने खुद ही उसको खत्म कर दिया। तो ये आरएनए सबसे ज्यादा किससे डरता है? सेल के अपने खुद के न्यूक्लियस से डरता है। खुद का मतलब सेल का न्यूक्लियस आएगा और आरएनए को खत्म कर देगा। देखो 2 मिनट के अंदर इसको, जैसे ही एमआरएनए बनेगा इसको सीधा प्रोटीन बनाना पड़ेगा। 2 मिनट के अंदर प्रोटीन बना लिया तो बेहतर है, नहीं बना पाया 2 मिनट के अंदर प्रोटीन तो खत्म। तो बोला गया यार तो बहुत ही ज्यादा मतलब 2 मिनट का समय मिला है, क्या इस समय को हम थोड़ा बढ़ा सकते हैं ताकि अच्छे से प्रोटीन बन जाए? कोई बड़ा प्रोटीन बनाना है, कोई कॉम्प्लेक्स प्रोटीन बनाना है, कोई और बेहतर प्रोटीन बनाना है तो हम बना पाए, क्या ऐसा हम कर सकते हैं? तो हमने क्या किया, इसको हमने कहा कि देखो डीएनए की रेप्लिकेशन वगैरह के लिए तो बहुत सारे क्या चाहिए होता है? एंजाइम्स चाहिए होते हैं, न्यूक्लियस वगैरह भी चाहिए होता है। एक काम करो, कुछ ऐसी कवरिंग कर दो कि इसके अंदर न्यूक्लियस हो जाए, है ना, इसके अंदर न्यूक्लियस की एक्टिविटी हो जाए, इसको बोला न्यूक्लियस। इसके अंदर न्यूक्लियस की एक्टिविटी होती रहेगी और जैसे ही एमआरएनए बनेगा यहां बना और इसको सीधा हम बाहर निकाल देंगे साइटोप्लाज्म में, सीधा हम साइटोप्लाज्म में निकाल देंगे। जैसे ही बाहर निकाल देंगे तो इस साइटोप्लाज्म में काफी देर तक रह पाएगा क्योंकि न्यूक्लियस तो अंदर है। सर न्यूक्लियस भी तो थोड़ा सा बाहर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो इसमें 4 मिनट लिख दिया मैंने, ये होगा 4 आवर्स, 4 घंटे तक तो बच जाता है क्योंकि अंदर तो बहुत सारा न्यूक्लियस पड़ा है, 2 मिनट के अंदर खत्म कर देगा। बाहर इतना न्यूक्लियस नहीं है तो 4 घंटे का समय मिल गया हम लोगों को। और ये समय जब मिला तो मैं बेहतर प्रोटीन बना सकता था, मैं बेहतर चीजें बना सकता था। क्लियर है बच्चों? स्ट्रक्चर ऑफ एमआरएनए देखो, स्ट्रक्चर ऑफ एमआरएनए की बात करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एमआरएनए का क्या मतलब है? ये एमआरएनए की स्ट्रक्चर है। कैसा? सर 5' to 3'। ठीक है। अब होता क्या है, मान लो प्रोसेस यहां से स्टार्ट होनी है, तो यहां से प्रोसेस स्टार्ट होती है और यहां पे प्रोसेस खत्म हो जाती है। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये तो ट्रांसलेशन होगा यहां से लेकर यहां तक और प्रोटीन बना देगा। और इससे पहले का जो पार्ट है ये क्या है? अनट्रांसलेटेड रीजन 1। और इसके बाद का पार्ट भी ट्रांसलेट नहीं होता है, इसको हम बोलते हैं UTR2, अनट्रांसलेटेड रीजन 2। क्लियर है? और यहां पर लग जाती है एक कैप, ये होती है कैप। कैप क्या होती है आगे जानेंगे। और यहां पर लग जाती है टेल। अब टेल भी क्या होती है हम आगे जानेंगे। क्लियर है बात? तो मेन जो कोडिंग पार्ट है वो तो यही है, आगे यही प्रोटीन सिंथेसिस में जाएगा। बात समझ में आई आप लोगों को? टाइप्स ऑफ एमआरएनए की बात करते हैं। तो हमारे पास मोनोसिस्टोनिक एमआरएनए है ना, आपको पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए, ऐसी चीजें सुनी होगी। पहले तो मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। तो बच्चों 2 टाइप्स हैं इसके। कौन कौन से? ध्यान देना, एमआरएनए जो है ना, इसका आरएनए जो होता है वो कैसा होता है? मोनोसिस्टोनिक एमआरएनए पहला टाइप, और दूसरा टाइप होता है क्या? पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए। ये आपको यूकैरियोट्स में देखने को मिलता है और ये आपको प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलता है। ठीक है, आप समझते हैं बात को, ध्यान से देखिएगा। पहले मैं आपको एक चीज, जीन और सिस्ट्रॉन, ये कुछ 2 ऐसे टर्म्स हैं जिसमें बच्चा बड़ा कंफ्यूज होता है, आपको मैं समझाता हूं। देखो ये डीएनए, ये डीएनए। अब इस डीएनए से क्या बनेगा? एमआरएनए, इसकी कॉपी बनेगी, है ना। इसी से
इसकी कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी बनती है, एमआरएनए बनता है। तो पूरे डीएनए से एमआरएनए बन जाता है क्या? नहीं सर, 2% डीएनए ही एक्टिव डीएनए, बाकी सारा तो जंक डीएनए। तो मैंने बोला कि यहां से यहां तक एक पार्ट है, ठीक है, जो कि क्या बनाता है, जो कि अपने आप को एक्सप्रेस करता है। तो मैंने क्या बोला? जीन है। ये क्या है? जीन है, ठीक है। तो मैंने बोला कि ये जीन यहां पर भी है, ये जीन यहां है, ये भी जीन है, ठीक है, ये वाला भी जीन है एक। ऐसे तमाम जीन है हमारे में। तो हमारे में तो हजारों हजारों जीन्स है, लगभग 25 से 30 हजार जीन्स प्रेजेंट है। तो डीएनए में बहुत सारे जीन्स हैं। तो मैंने क्या बोला, ये वाला जीन एक्सप्रेस हुआ और इसने बना दिया आगे चल के एमआरएनए, ठीक है, एमआरएनए बना दिया। इसने आगे चल के एक्सप्रेस होके बनाया टीआरएनए। मैंने बताया था आपको टीआरएनए भी बनता है। बनाएगा कौन? बनेगा तो डीएनए से। इसने आगे चल के क्या बनाया बेटा? इसने आगे चल के बनाया आरआरएनए। तो आप मुझे बताओ, क्या प्रोटीन सिंथेसिस किससे होगा? सब प्रोटीन सिंथेसिस तो खाली इसी से होगा। ये बन गया आपका प्रोटीन, ये बन गया प्रोटीन। तो यानी कि ट्रांसलेशन हुआ और सब प्रोटीन बन गया। तो इसका मतलब मैंने बोला कि ये जो जीन है इससे प्रोटीन बन रहा है। क्या इससे प्रोटीन बनेगा? सर नहीं बनेगा। क्या इससे प्रोटीन बनेगा? नहीं बनेगा। जीन तो बोलूंगा ना, एक्सप्रेस तो हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन तो हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। तो भाई जीन क्या होता है? जो अपने आप को एक्सप्रेस करे, वो ही जीन। मतलब जीन का मतलब क्या है? ध्यान दीजिएगा, जीन का मतलब क्या है? सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट एक्सप्रेसेस इटसेल्फ, जो अपने आप को एक्सप्रेस करे। लेकिन सिस्ट्रॉन क्या होता है बेटा? सिस्ट्रॉन क्या होता है? जो प्रोटीन सिंथेसिस करे, प्रोटीन सेगमेंट ऑफ डीएनए जो प्रोटीन बनाए। तो प्रोटीन तो खाली यही बना रही है, ठीक है, प्रोटीन तो खाली यही बना रही है। तो यही सिस्ट्रॉन है, यही सिस्ट्रॉन है, सिस्ट्रॉन, ठीक है। इसलिए जो मैंने बोला कि आरएनए दो टाइप का होता है, एमआरएनए दो टाइप का है, सिस्ट्रॉन बोल सकता हूं मैं इसको। लेकिन ये सिस्ट्रॉन भी दो तरीके का है। जैसे मान लो ये एमआरएनए बना, एमआरएनए प्रोटीन बनाएगा अगर, तभी मैं इसको सिस्ट्रॉन बोलूंगा, ठीक है। तो यानी कि इसने क्या किया? एक प्रोटीन बना दिया। तो मैंने इसको बोला मोनोसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए, जो हमारे अंदर होता है, नॉर्मल सी बात है। लेकिन यहां पर क्या हुआ? ये एमआरएनए है और इसने एक एमआरएनए ने क्या किया? प्रोटीन्स बनाए, 1 2 3, डिफरेंट डिफरेंट, एक से ज्यादा प्रोटीन्स बना दिए, डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन्स बन गए। यहाँ पे तो एक ही प्रोटीन बना, यहाँ पे तो पहली बात तो जीन किसको बोला? जो एक्सप्रेस करके आरएनए बना दे। आरआरएनए बनाएगा तो भी जीन है भाई, टीआरएनए बनाएगा तो भी जीन है, एमआरएनए बनाएगा तो भी जीन है। लेकिन सिस्ट्रॉन क्या है? वो सेगमेंट डीएनए का जो प्रोटीन बनाए। तो वो तो सिर्फ एमआरएनए जब बनेगा तभी प्रोटीन बनेगा आगे। तो यानी कि सिस्ट्रॉन एमआरएनए है, और ये भी दो तरीके का। अगर एक से एक प्रोटीन बन रहा है, एक डीएनए, एक आरएनए, एक प्रोटीन, तो मोनोसिस्ट्रॉनिक। एक डीएनए, एक आरएनए, एक से ज्यादा प्रोटीन्स, तो पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए। ये हमारे अंदर नहीं, ये प्रोकैरियोट्स के अंदर केसेस देखे जाते हैं। क्लियर है बात? सबको समझ में आया? अब आगे हम पढ़ते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन की बातें हम करते हैं बेटा। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? डीएनए से आरएनए की बनने की प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए। डीएनए से, डीएनए आरएनए में कन्वर्ट नहीं हो गया, डीएनए से आरएनए बना है। ध्यान देना, मैंने बोला कि ये डीएनए है, ये डीएनए, ठीक है। इस डीएनए के अंदर ये वाली है 5' to 3' और ये है 3' to 5'। इस वाली स्ट्रैंड को, इस वाली स्ट्रैंड को, इस वाली, इस पे 3' to 5' पे एक नई स्ट्रैंड बनती है ऐसे। इसको, इसके कॉम्प्लीमेंट्री,
इसको कॉपी करते हुए चलती है, ठीक है, इसके कॉम्प्लीमेंट्री बेस पर लगते हुए बनती है। और ये जो आरएनए बनता है, इसी प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं बेटा, इसी प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो समझिए बात को, मैंने बोला क्या, यहां पर ये आरएनए बन रहा है, तो जो ये आरएनए से बनता है, डीएनए से आरएनए बनेगा, तो ये एंजाइम लगाएगा, आरएनए बन रहा है यानी कि आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स बन रहे हैं, आरएनए का पॉलीमरेज लगा दूं मैं तो, लेकिन उसको डीएनए एज ए टेम्पलेट स्ट्रैंड चाहिए, तो इसको हम बोलते हैं डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज क्यों बोला, क्योंकि आरएनए के न्यूक्लियोटाइड बना रहा है, तो आरएनए के पॉलीमर बना रहा है। डीएनए डिपेंडेंट क्यों बोला, क्योंकि डीएनए सांचे के समान काम कर रहा है और इसी के ऊपर इसी को कोड करता हुआ एमआरएनए बनता है। देखो जैसे यहां पर इसको कोड करता है, डीएनए तो डिपेंडेंट रहेगा ही। अगर डीएनए ना हो तो आरएनए बना दोगे, तो बनाया है किसने, हरगोविंद खुराना साहब ने, तो डीएनए के ऊपर डिपेंडेंट नहीं था वो, तो वो एंजाइम क्या था, डीएनए इंडिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज था, जिसको हमने सिवेरो ओकोआ एंजाइम भी बोला या पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज भी बोला। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, आगे बताऊंगा। वो डीएनए पे डिपेंड नहीं करता था, बिना डीएनए के स्ट्रैंड के भी बन जाता था, बट ये एंजाइम कैसा है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो आरएनए बना है, ये आरएनए जब ट्रांसक्रिप्शन हो रहा होगा, ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, इस आरएनए को आप क्या बोलोगे, आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन क्या बोलोगे, और आफ्टर आरएनए प्रोसेसिंग क्या बोलोगे। देखो हमने इसको क्या बोला, ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, ध्यान दीजिएगा, हमने इसको बोला नेसेंट आरएनए ट्रांसक्रिप्ट, हमने इसको बोला नेसेंट आरएनए ट्रांसक्रिप्ट। जैसे ही पूरा ट्रांसक्रिप्शन खत्म हुआ, तो अब जो मेरे पास आरएनए आया है, मैंने इसको बोला प्राइमरी आरएनए ट्रांसक्रिप्ट। ये टर्म एनसीईआरटी लिखती है, इसलिए ध्यान रखिएगा, ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है ना। और जैसी आरएनए प्रोसेसिंग भी हो जाएगी, तो हमने इसको बोला क्या, सेकेंडरी आरएनए ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है ना। एकदम समझ में आया आप लोगों को। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, ध्यान देना, मैंने बोल रहा कि सेंस स्ट्रैंड एंटी सेंस स्ट्रैंड क्या होती है, ये डीएनए के ऊपर होती है, ये स्ट्रैंड है, राइट, ये दो स्ट्रैंड्स है। तो ये वाली जो स्ट्रैंड है नीचे वाली, ये है 3' to 5' और ये है 5' to 3'। सर ये किसकी स्ट्रैंड है, ये सर डीएनए की स्ट्रैंड है, इसी से तो एमआरएनए बनेगा। अब आप ध्यान दीजिएगा, ये इस वाली स्ट्रैंड के ऊपर आरएनए बनना चाहिए कि ऊपर वाले के ऊपर बनना चाहिए। आप बोलोगे सर न्यू स्ट्रैंड तो हमेशा आपने बताया था कैसे बनती है, 5' to 3', तो इसके ऊपर ऐसे बनना चाहिए, इसके ऊपर ऐसे बनना चाहिए, यहां से ऐसे जाना चाहिए बनते हुए। कैसे, मतलब 5' to, ये ऐसे बननी चाहिए इसके ऊपर, कैसे, 5' to 3', इसके ऊपर ऐसे बनेगी। आरएनए की स्ट्रैंड है बेटा, ठीक है, ये आरएनए की स्ट्रैंड है। तो आप बोलोगे सर एक चीज बताओ, वहां से स्टार्ट कर लो, यहां से ऊपर वाली से स्टार्ट कर लो, तो वहां से ही बन जाएगी। बेटा जी यहीं से स्टार्ट होगी, क्यों, क्योंकि यही स्ट्रैंड पे ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया प्रोमोटर है, तो प्रोमोटर से ही तो स्टार्ट करोगे। ये वाला एरिया टर्मिनेटर है, तो टर्मिनेटर पे तो एंड होगा। अगर आप ऊपर वाली ले लोगे, ऊपर वाली ले लोगे, तो इसको प्रोमोटर होता तो ले पाते आप, ये टर्मिनेटर होता तब आप ऊपर वाली स्टैंड पे बनाते। मतलब स्टार्ट तो यहीं से होगा क्योंकि प्रोमोटर ये है। जब स्टार्ट यहां से होगा तो अब नई स्टैंड कहां से कहां बनेगी, 5' to 3', और स्टार्ट यहीं से होगा तो इसी के ऊपर बन सकती है। बात समझ में आई। लेकिन अगर प्रोमोटर वहां होता तो क्या बोलते हैं आप, सर फिर 5' to 3' बनेगी, यानी कि ऊपर वाली स्टैंड पे बनेगी।
अभी प्रोमोटर यहाँ है तो इसी के ऊपर बनेगी, इसके कॉम्प्लीमेंट्री होगी। अब एक चीज समझो, ये तो डीएनए की स्ट्रैंड है, ए टी जी सी, सी सी जी ए, सी जी ए टी, ए जी सी, सी टी ए जी, ये ऐसे स्ट्रैंड्स बना ली मैंने, है ना, ठीक है, ऐसे बना ली। तो बेटा यहां पर इसके ऊपर जो डीएनए, इसके ऊपर जो आरएनए बन रहा होगा वो इसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा, यू ए सी जी 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 सी यू ए, सी यू ए यू सी जी जी ए यू, ऐसी होगी। बात समझ में आई? और ऊपर वाली स्ट्रैंड कैसी होगी? ऊपर वाली डीएनए की स्ट्रैंड ऊपर वाली, तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री होगी ऊपर की भी। यही होगी भाई, ये वाली स्टैंड, ये वाली जो स्टैंड है ये इसकी कॉम्प्लीमेंट्री होगी। बात समझ में आई? तो आप एक चीज समझो, एनसीईआरटी आपकी क्या लिखती है कि ये वाली जो स्टैंड है ये टेम्पलेट स्टैंड है, टेम्पलेट स्टैंड है, साचे की तरह काम कर रही है, राइट। और जो आरएनए जो बनी है, जो हमारी जो आरएनए बनी है वो स्टैंड लगभग कैसी है, वो स्टैंड कैसी है, एग्जैक्ट इसके जैसी है ना, सिर्फ टी और यू का फर्क है। ये वाली स्टैंड इसकी जैसी है, देखो ये वाली स्टैंड इसकी जैसी एकदम। तो इस स्टैंड को बोला क्या? कोडिंग स्टैंड। कोडिंग स्टैंड का मतलब क्या है कि ये ऐसी स्टैंड है जैसी आरएनए वाली होती है। इसको बोला गया कोडिंग स्टैंड या फिर सेंस स्टैंड, ठीक है। इसको बोला गया कोडिंग स्टैंड, वो सॉरी टेम्पलेट स्टैंड या एंटी सेंस स्टैंड या फिर नॉन कोडिंग स्टैंड। बात समझ में आई? तो बेटा आप बोलोगे सर ये तो उल्टी बात कही है। इंपॉर्टेंट ये है कि किस कॉन्टेक्स्ट में आप कह रहे हो। आपने कोडिंग स्टैंड इसको बोला क्योंकि ये आरएनए से मिलती थी, ठीक है। और इस स्टैंड को ही आप क्या कर रहे हो बेटा? इसको ही रेफरेंस बना के सारी बातें करोगे आप, इसी को रेफरेंस बना के आप सारी बातें करोगे। मतलब रेफरेंस का मतलब क्या है? आप बोलोगे कोडिंग स्टैंड, यस कोडिंग स्टैंड कहां से कहां होती है? कोडिंग स्टैंड होती है 5' to 3'। कोडिंग स्टैंड 5' to 3' होती है, यानी कि प्रोमोटर किस एंड पे होगा? सर प्रोमोटर इस एंड पर होगा, इस एंड पे प्रोमोटर होगा और इस एंड पे टर्मिनेटर होगा। देख लो, प्रोमोटर इस एंड पे, टर्मिनेटर इस एंड पे। कोडिंग स्टैंड की, कोडिंग स्टैंड के सामने वाली स्टैंड जो थी वो टेम्पलेट स्टैंड थी, नॉन कोडिंग स्टैंड थी। बात समझ में आई? तो आप बोलोगे सर इसको रेफरेंस क्यों माना? रेफरेंस तो इसको भी मान सकते थे, इस टेम्पलेट स्टैंड को रेफरेंस मान लेते। बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता। जैसे मैं बोलता हूं मैं इसको रेफरेंस मान रहा हूं, मैंने बोला कि रेफरेंस स्टैंड 5' to 3' होती है, ठीक है। मैंने बोला रेफरेंस स्टैंड के 5' एंड पे प्रोमोटर होता है, 3' एंड पे टर्मिनेटर होता है, ठीक है। मैंने बोला रेफरेंस स्टैंड यानी कि कोडिंग स्टैंड, रेफरेंस स्टैंड यानी कि कोडिंग स्टैंड के जैसा ही एमआरएनए, मतलब जो आरएनए है वो एग्जैक्ट ऐसा ही दिखता है। तीसरी बात, लेकिन अगर ये वाली क्या होती, ये वाली स्ट्रैंड अगर बेटा जी रेफरेंस होती तो हम क्या बोलते कि टेम्पलेट स्टैंड है, ये रेफरेंस स्टैंड है, 3' to 5' होती है। पहली बात बिल्कुल ठीक है। 3' एंड पे प्रोमोटर होता है, 5' एंड पे टर्मिनेटर होता है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन अब आप क्या बोलते? आरएनए जो बनेगा वो उसके कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड होगी। ये बोलना ज्यादा बेकार लग रहा है, रादर हम ये बोले कि आरएनए की स्ट्रैंड इसकी जैसी है। तो इसको रेफरेंस मान लिया कि इसके रेफरेंस में इजी हो रहा था कि आरएनए कैसा, जो नया ट्रांसक्रिप्ट जो बन रहा है आरएनए कैसा है? कोडिंग स्ट्रैंड जैसा है। इसमें क्या बोलोगे आप? इसके ऑपोजिट होगा, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनेगी, इस तरह की बातें कहोगे ना। तो ये इसको लेकर चलना बहुत आसान था, इसलिए इसको कोडिंग स्ट्रैंड या सेंस स्ट्रैंड बोला गया। बात समझ में आई? ध्यान रखिएगा इस बात को। फिर हम आगे बढ़ते हैं, एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के लिए जो एंजाइम्स रिक्वायर्ड है, तो ध्यान दीजिएगा, प्रोकैरियोट्स में तो कुछ नहीं है, एक ही एंजाइम है, आरएनए पॉलीमरेज। और कौन सा आरएनए पॉलीमरेज? सर डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। लेकिन जब मैं यूकैरियोट्स की बात करता हूं तो ये एंजाइम 3 तरीके का हो जाता है, आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2
और आरएनए पॉलीमरेज 3। ठीक है, एकदम ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा क्या करता है आरएनए पॉलीमरेज 1। आरएनए, मैंने बोला था कि डीएनए की स्ट्रैंड है, ठीक है। इस डीएनए की स्ट्रैंड के अंदर ये वाला पार्ट जीन है जो कि बना रहा है क्या, मान लो आरआरएनए बना रहा है। ये वाला पार्ट जीन है जो कि क्या बना रहा है, एमआरएनए बना रहा है। और ये वाला पार्ट भी जीन है जो कि क्या बना रहा है, टीआरएनए बना रहा है सर। ठीक है, एकदम समझ में आया आपको। अब ध्यान दो, मैंने बोला कि ये वाली स्ट्रैंड सिस्ट्रॉन भी कहलाती है क्योंकि आगे प्रोटीन भी बना देगी। ये प्रोटीन बना दिया, ठीक है, ये प्रोटीन भी बना दिया, ठीक है ना। अब मुझे बताओ इस एमआरएनए को बनाने के लिए, इस एमआरएनए को बनाने के लिए भी कोई आरएनए पॉलीमरेज आया होगा, आरएनए के पॉलीमर्स बनाए। तो वो आरएनए पॉलीमरेज 2 था, इसने क्या बनाया, एचएनआरएनए, या फिर मैं बोल दूं एमआरएनए, वो इसने बनाया। आप बोलोगे सर आरआरएनए किसने बनाया, आरआरएनए की कई सारी चीजें इसने बनाई। कौन से आरआरएनए का 28S आरआरएनए बनाया, 18S आरआरएनए बनाया और 5.8S आरआरएनए बनाया। ये यूनिट्स तो इसने बनाई, जो कि कहां बनी, मैंने आपको बताया था कि मैं आगे आपको बताऊंगा। ये सब बनी न्यूक्लियोलस में। साइट क्या थी इसकी, न्यूक्लियोलस, ठीक है। लेकिन सिर्फ एक आरएनए, कौन सा, 5S आरआरएनए बनाया किसने, आरएनए पॉलीमरेज 3 ने, जिसकी साइट क्या थी, साइटोप्लाज्म, ठीक है, क्योंकि ये साइटोप्लाज्म में ज्यादा वर्क करता है, राइट। इसकी साइटोप्लाज्म में बनी है। और इसके बाद इन्होंने कुछ और चीजें भी बनाई जिसका नाम है स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, एसएनआरएनए बोलते हैं, ठीक है। इन्होंने एसएनआरएनए बनाया, इसको बोलते हैं हम स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, है ना, एसएनआरएनए बना दिया। क्लियर है बात बच्चों, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये टीआरएनए किसने बनाया, तो ये टीआरएनए बनाने वाला भी यही है। तो एमआरएनए बनाने वाला कौन, आरएनए पॉलीमरेज 2। आरआरएनए बनाने वाला सारी तो ये बना रहा है, बस 5S वाली ये बना रहा है। और टीआरएनए बनाने वाला ये रहा। एसएनआरएनए कहां बनता है, क्यों बनता है, वो हम थोड़ा छोटा सा आरएनए है, उसका छोटा सा फंक्शन है, आगे जानेंगे हम, है ना, स्प्लाइसिंग में जानेंगे कि ये कहां किस लिए काम करता है। बात समझ में आई आप लोगों को। इसके बाद सिस्ट्रॉन, इसके बाद ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट की बात करते हैं हम। ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट क्या होता है, ये देखो, डीएनए, ठीक है, ये डीएनए बनाया मैंने, ये 5' to 3' और ये 3' to 5'। क्लियर, आपको पता है ऊपर वाली स्ट्रैंड कैसी है, कोडिंग स्ट्रैंड, कोडिंग या फिर सेंस स्ट्रैंड। नीचे वाली टेम्पलेट या नॉन कोडिंग या फिर एंटी सेंस स्ट्रैंड। मैं सारी बातें किसको लेकर करूंगा सर, कोडिंग स्ट्रैंड को लेकर करोगे आप। इसका मतलब ये वाली कैसी, प्रोमोटर, ये कैसा, टर्मिनेटर, यहां पर तो पूरा टर्मिनेट हो जाएगा। यानी कि मेन एमआरएनए किससे बन रहा है सर, इतने स्ट्रैंड से बन रहा है। तो ये वाला पार्ट क्या हुआ, स्ट्रक्चरल जीन। बात समझ में, ये स्ट्रक्चरल जीन है। अब बात को ध्यान से सुनिएगा, यहां पर होता क्या है, ये वाला मान लो पहला न्यूक्लियोटाइड था, ये वाला पहला न्यूक्लियोटाइड था जो कि ट्रांसक्राइब होना था। फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड टू बी ट्रांसक्राइब्ड, ठीक है, पहला न्यूक्लियोटाइड है जो ट्रांसक्राइब होगा।
अब ध्यान से सुनना, पहले न्यूक्लियोटाइड से लगभग 10 इससे पहले अगर मैं जाऊं तो मैं इसको बोलता हूं, इससे पहले अगर मैं जाता हूं तो मैं इसको बोलता हूं अपस्ट्रीम। ठीक है, और यहां से अगर मैं इस डायरेक्शन में जाऊं तो मैं बोलता हूं डाउनस्ट्रीम। तो यहां से ऊपर अपस्ट्रीम कहलाता है बेटा, यहां से ऊपर अपस्ट्रीम कहलाता है, और यहां से नीचे डाउनस्ट्रीम कहलाता है। क्लियर है? किससे? जिस न्यूक्लियोटाइड को पहला न्यूक्लियोटाइड है उससे अपस्ट्रीम। मतलब मैं अगर बोलूं, मैं आपको बोलता हूं अगर 10 न्यूक्लियोटाइड अपस्ट्रीम, तो आप समझ जाओगे? बिल्कुल समझ जाएंगे सर, इससे 10 न्यूक्लियोटाइड पहले की बात कर रहे हो, 10 न्यूक्लियोटाइड अपस्ट्रीम। या मैं बोलूं आपसे 25 न्यूक्लियोटाइड अपस्ट्रीम, समझ जाओगे? यस सर, समझ जाएंगे। तो ध्यान से सुनना, 10 न्यूक्लियोटाइड अपस्ट्रीम प्रोकैरियोट्स में एक साइट होती है, पर्टिकुलर साइट, और यूकैरियोट्स में भी ये एक साइट होती है 25 न्यूक्लियोटाइड पहले, यूकैरियोट्स में भी एक साइट होती है। तो जो साइट प्रोकैरियोट में होती है हम उसको बोलते हैं प्रिब्नोबॉक्स, और इस साइट को हम बोलते हैं टाटा बॉक्स। ठीक है, टाटा बॉक्स। इस साइट में होता क्या है, ये जो प्रिब्नोबॉक्स है ना, ये साइट होती है ये, यहां पर आपको ये वाला सीक्वेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, कौन सा? TAT, और टाटा बॉक्स में आपको सीक्वेंस देखने को मिलेगा ये। ठीक है, ये सीक्वेंस आपको देखने को मिलेगा। तो आप एक चीज समझ रहे हो, ये जो सीक्वेंसेस हैं, ये सीक्वेंसेस बड़े कंजर्व सीक्वेंसेस हैं। मतलब इन सीक्वेंस को, यहां से आपको 10 न्यूक्लियोटाइड पहले जाओगे, प्रोकैरियोट्स में आपको ये सीक्वेंस मिलेगा, और ये सीक्वेंस पे ही जाके बाइंड करता है आपका आरएनए पॉलीमरेज, आगे एक्टिविटी करेगा, यानी कि पहचानेगा। ये वो साइट्स हैं, ये वो सीक्वेंसेस हैं जहां पर से ये इसको पहचानता है और प्रोसेस को स्टार्ट कर पाता है। क्या आपको बात समझ में आई बच्चों? ये था पूरा ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। क्लियर? जीन सिस्टोन में आपको बता चुका हूं। अब हम लोग ट्रांसक्रिप्शन के मैकेनिज्म की बातें करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग ट्रांसक्रिप्शन में मैकेनिज्म में फर्स्ट पढ़ रहे हैं इनिशिएशन। आप एक चीज समझो कि सर क्या क्या मटेरियल रिक्वायर्ड है ट्रांसक्रिप्शन के लिए। मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसक्रिप्शन के लिए क्या क्या मटेरियल रिक्वायर्ड होगा? पहली बात, पहले तो सर आपको चाहिए टेम्पलेट डीएनए एज अ टेम्पलेट चाहिए, तभी डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज काम कर पाएगा। दूसरी बात आपको चाहिए आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। हम ये प्रोकैरियोट्स में देखने जा रहे हैं बच्चों, ये सब हम प्रोकैरियोट्स में पढ़ेंगे। अब आपके सिलेबस में प्रोकैरियोट्स में ही दे रखा है। ठीक है, तीसरी आपको क्या जरूरत है? आरएनए के न्यूक्लियोटाइड तो होने चाहिए अगर आरएनए की चेन बनानी है तो यहां पर आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स कौन कौन से? सारे हों, एटीपी, सीटीपी, जीटीपी और यूटीपी। ठीक है, ये आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स होने चाहिए। और फोर्थ, कुछ डाइवेलेंट आयंस भी होने चाहिए, जैसे मैग्नीशियम। ठीक है, ट्रांसलेशन में भी काम आता है मैग्नीशियम। अब इसकी प्रोसेस को हम लोग स्टार्ट करेंगे, इनिशिएट करेंगे। तो अब ध्यान दीजिएगा कि ये जो आरएनए पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज, इसके ना एक्चुअली दो पार्ट है। एक तो इसका प्रोटीन पार्ट है, एक इसका प्रोटीन पार्ट है जिसको हम बोलते हैं एपो एंजाइम। ठीक है, और बेटा इसका एक पार्ट होता है कोफैक्टर। जब ये दोनों मिलते हैं तभी एक कंप्लीट एंजाइम बनता है, जिसको मैं बोलता हूं होलो एंजाइम। क्या बोलता हूं? होलो एंजाइम, कंप्लीट एंजाइम है बेटा। ये प्रोटीन पार्ट से कोफैक्टर अटैच हो जाएगा। ठीक है ना, ये प्रोटीन पार्ट से कोफैक्टर अटैच हो जाएगा। अब ये जो कोफैक्टर है, उस फैक्टर का नाम है सिग्मा फैक्टर।
जैसे ही इस वाले पार्ट में सिग्मा फैक्टर आके मिलता है ये प्रोटीन एक्टिवेट हो जाता है, नहीं तो ये इनएक्टिवेटेड पार्ट है, ये इनएक्टिवेटेड है, ये इनएक्टिवेटेड है। इट विल गेट एक्टिवेटेड बाय दिस फैक्टर, सिग्मा फैक्टर, ठीक है ना, ये सिग्मा फैक्टर है। अब होता क्या है ध्यान दीजिएगा। तो मैंने बोला क्या, ये वाली स्ट्रैंड मैं यहीं पे लिख देता हूं, ये वाली स्ट्रैंड 3' to 5' है, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगी, और ये 5' to 3' है। वहां पे ना लिख के मैंने यहां लिख दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब ये डीएनए की जो स्ट्रैंड थी, डीएनए की जो डबल स्ट्रैंड्स थी, ये खुल गया है, इसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शनल ट्रांसक्रिप्शनल बबल। ट्रांसक्रिप्शनल बबल कितना खुला है सर? ये 10 न्यूक्लियोटाइड ओपन हुआ है, ठीक है। अब होता क्या है, अब ध्यान से देखिएगा, अभी ओपन नहीं हुआ है, अभी ऐसे समझो कि ये ओपन नहीं हुआ है। तो यहां पर आया आपका ये प्रोमोटर रीजन है, यहां पर आके प्रोमोटर रीजन पे आके बाइंड कर गया कौन? आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज, ये आरएनए पॉलीमरेज है, ये है आरएनए पॉलीमरेज। जैसे ये आरएनए पॉलीमरेज यहां के बाइंड करता है, इसके साथ एक फैक्टर अटैच हो जाता है, नाम है सिग्मा फैक्टर। ये रहा, ये सिग्मा फैक्टर आके अटैच हो गया। ये क्या है? सिग्मा फैक्टर। जैसे ही सिग्मा फैक्टर आके अटैच हुआ, अब ये काम कर सकता है, ये आगे चलेगा, यानी कि यही प्रोसेस को इनिशिएट करता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं इनिशिएशन फैक्टर। क्या बोलते हैं बेटा? इनिशिएशन फैक्टर बोलते हैं। क्लियर बात समझ में है? तो ये इनिशिएशन फैक्टर इस आरएनए पॉलीमरेज के साथ मिलता है और ये कंप्लीट एंजाइम बनाते हैं, नाम है होलो एंजाइम। होलो एंजाइम, ठीक है। और ये अब आगे चलना स्टार्ट करता है। ये क्या करेगा? ये ध्यान से सुनना, ये जैसे ही थोड़ा सा आगे चलेगा, ये प्रोसेस स्टार्ट हो गई है, ये प्रोसेस स्टार्ट हो गई है, थोड़ा सा आगे चलेगा। जैसे ही आगे चलेगा, प्रोसेस के स्टार्ट होते ही जैसे ही न्यूक्लियोटाइड पहला ट्रांसक्राइब होगा, न्यूक्लियोटाइड ट्रांसक्राइब होगा, तो आप समझ जाइएगा कि प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है और ये सिग्मा फैक्टर अब रिमूव हो जाएगा। तो इसने सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस को स्टार्ट किया था, इस पूरी प्रोसेस में आगे नहीं चलेगा सिग्मा फैक्टर, है ना। सिग्मा फैक्टर थोड़ा सा आगे बढ़ते ही रिमूव हो जाएगा। तो इसने सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस को इनिशिएट किया है बेटा। क्लियर है? तो अब आगे देखते हैं एलोंगेशन कैसे होगा। अब एलोंगेशन की बात करते हैं। एलोंगेशन में देखिए, ये वाला 3' to 5', नई स्ट्रैंड तो इसी के ऊपर बनेगी, ठीक है, नई स्ट्रैंड तो इसी के ऊपर बनेगी। ये कितना खुला है सर? अभी हमने पढ़ा था 10 न्यूक्लियोटाइड खुल गया। अब देखो यहां पर जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ता जा रहा है, ये आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ता जा रहा है, तो ये क्या कर रहा है? आरएनए पॉलीमरेज क्या कर रहा है? आगे बढ़ता जा रहा है और यहां से आते जा रहे हैं क्या? आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स। आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स आते जा रहे हैं, यानी कि क्या आता जा रहा है? यानी कि आ रहा है एटीपी आ रहा है, या जीटीपी आएगा, या सीटीपी आएगा, या यूटीपी आएगा। लगेगा क्या? लगेगा एएमपी। तो यानी मान लो एटीपी आया, तो एटीपी आएगा, टूट जाएगा एएमपी प्लस 2 हाई एनर्जी फॉस्फेट में। ये जो हाई एनर्जी फॉस्फेट है, ये जो हाई एनर्जी फॉस्फेट है, ये बनाएंगे बॉन्ड, ये बॉन्ड बनाने में एनर्जी यूज कर लेंगे और जाके लगेगा ये। तो लगेगा कौन? यहां पर आएगा तो कौन? एटीपी। लगेगा कौन? एएमपी। और 2 हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड बनाने में करेंगे। कौन सा? देखो, जैसे मान लो इसके ऊपर बॉन्ड, इसके ऊपर पूरी लेयर बन रही थी, ठीक है ना, ये लेयर बनी है नहीं, कहां से कहां? 5' to 3' बनती जा रही है। क्लियर है?
यानी कि यहां पर ये वाला न्यूक्लियोटाइड आके से लगाया था, इसने ये वाला न्यूक्लियोटाइड लगाया, ये वाला न्यूक्लियोटाइड लगाया, ये न्यूक्लियोटाइड लगाया, ये आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स लगाता जा रहा है। ये क्या है? एएमपी। ये क्या है? जीएमपी। ये क्या है? सीएमपी। ये क्या है? यूएमपी। और इनके बीच का जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड कौन सा होता है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को एनर्जी कौन दे रहा है? सर ये दे रहा है। बात समझ में आई? दो हाई एनर्जी फॉस्फेट तो सब ट्राइफॉस्फेट रहे थे ना बेटा, लग सारे मोनोफॉस्फेट रहे हैं। तो जब मोनोफॉस्फेट लगेंगे तो जो एनर्जी निकलेगी वो एनर्जी को ये बॉन्ड बनाने में यूटिलाइज कर लेते हैं, और ये आगे चलता जाएगा। इधर से न्यूक्लियोटाइड आते जाएंगे, इधर से पूरी चेन बनती जाएगी, एलोंगेशन होता जाएगा। बहुत सिंपल एंड क्लियर। अब बात करोगे सर आप टर्मिनेशन की, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। टर्मिनेशन में क्या होता है? मान लो ये वाला रीजन है टर्मिनेशन, ये टर्मिनेटर है। तो यहां पर आया ठीक है, ये आ गया एंजाइम। अब ये जैसी एंजाइम आया ना बेटा, तो इस एंजाइम में आप देख पा रहे हो कि ये अब आके एक और नया फैक्टर जुड़ गया। अब यहां पर आके जुड़ा ये रो फैक्टर, किसमें? इस एंजाइम में। नाम क्या है इस एंजाइम का? आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है। अब सर ये रो फैक्टर क्या करेगा? जैसी रो फैक्टर आएगा इसको हम बोलते हैं टर्मिनेशन फैक्टर। टर्मिनेशन फैक्टर। जैसे ही ये रो फैक्टर आएगा, ये क्या करेगा? इसको एंजाइम को यहां से हटा देगा। इसने एंजाइम को यहां से वर्किंग बंद करा दी और प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगा। जैसे ही टर्मिनेटर रीजन आया, रो फैक्टर आता है, रो फैक्टर इसके ऊपर जुड़ता है और इस प्रोसेस को टर्मिनेट करा देता है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। टर्मिनेटर फैक्टर विल कम, टर्मिनेटर फैक्टर विल कम। ये क्या करेगा? अटैच विद आरएनए पॉलीमरेज एंड स्टॉप द प्रोसेस। क्लियर बात सबको? समझ में आई आप लोगों को? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस की अब हम बात करते हैं बेटा, है ना? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस। तो बेटा पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस में हम लोग जानते हैं, आप लोगों के पास जो भी ये पूरा बनकर आया है ना, इस जो यहां से पूरी चेन बनी है ना आपके पास, यहां से पूरी जो चेन बनी है, इसको बोलते हैं एचएनआरएनए। देखो आप, ये एमआरएनए है क्योंकि हमने प्रोकैरियोट्स में पढ़ा है, लेकिन अगर ये यूकैरियोट होता तो ये एचएनआरएनए बनता। प्रोकैरियोट में डायरेक्ट बन जाता है एमआरएनए, लेकिन ये आरएनए प्रोसेसिंग होती है किसमें? यूकैरियोट्स में होती है। सारी ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कहाँ हुई? सर न्यूक्लियस में हुई। ठीक है। अब होता क्या है, इसके बाद पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशंस होती है। जैसे ये वाला, अब आपके पास आरएनए है 5' to 3', इसको हम बोलते हैं एचएनआरएनए, हेट्रोजिनस न्यूक्लियर आरएनए। अब ध्यान से देखिएगा, आप जानते हो कि इस हेट्रोजिनस न्यूक्लियर आरएनए के अंदर, क्या होता है? ये वाला पार्ट काम का है, ये पार्ट काम का है, ये पार्ट काम का है, ये काम का है, ये काम का है, ये काम का है, ऐसे। तो इन जो पार्ट काम के हैं उनको बोला एक्सॉन। ये क्या है? कोडिंग पार्ट है। और जो पार्ट काम के नहीं है उनको बोला इंट्रॉन्स, ये नॉन कोडिंग पार्ट है। ठीक है। तो क्या करते हैं, इसके अंदर 3 चीजें होती हैं। सबसे पहली बात कैपिंग। इसका जो 5' एंड है इसको हेड बोलते हैं और ये टेल रीजन है। तो कैप तो हेड पे लगेगी। होता क्या है यहां पर, इसको एक्सोन्यूक्लियस की एक्टिविटी से ना बड़ा खतरा है। आपको मैंने बता ही दिया था, बड़ा प्रॉन है ये, इसको बचाना है।
यूकैरियोट में इसको बाहर तो फेंक देंगे साइटोप्लाज्म में, लेकिन एक्सोन्यूक्लियस आएगा और उसको एंड से खाना स्टार्ट करेगा। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा टाइम बढ़ जाए, एंड से खाना स्टार्ट कर दे, ठीक है, बट थोड़ा टाइम बढ़ जाए। तो हमने क्या किया, यहाँ पर इसके कैप लगा दी, मतलब यहाँ पर 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट लगा दिया, ये लगा दिया। और देखो आगे, सबसे आगे क्या लगाया, एक अनयूजुअल सा बेस लगा दिया, इसी को बोला कैपिंग। इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं 7Mg+P। आप बोलोगे सर ग्वानिन में तो मोनोफॉस्फेट आके लगना चाहिए, देखो अनयूजुअल ट्रिपल, 3 फॉस्फेट लग गए, ट्रिपल फॉस्फेट है। दूसरी बात, इसकी ग्वानिन की 7th पोजीशन पे एक मिथाइल भी लगा दिया। तो ये वाला जो न्यूक्लियोटाइड है ये कैसा है, अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड है, यूजुअली तो नहीं दिखता है आपको। तो इसका, इस न्यूक्लियोटाइड को अब एक्सोन्यूक्लियस पहचानता ही नहीं है, तो काट नहीं पाएगा। बात समझ में आई, इससे मुखौटा पहन लिया है, इसको काट ही नहीं पाएगा अब, तो इससे कैप लगा ली, कैपिंग कर ली है। तो इसके लिए जो एंजाइम लगता है वो लगता है मिथाइल गुआनिन ट्रांसफेरेज। मिथाइल गुआनिन ट्रांसफेरेज एंजाइम लगता है यहां पर, ठीक है, कैपिंग हो गई। दूसरी बात क्या हुआ, दूसरी बात क्या हुआ, दूसरी बात कर दी टेलिंग। टेलिंग को बोलते हैं पॉलीएडिनाइलेशन। पीछे क्या करते हैं, बहुत सारे ए एडिनिन लगा देते हैं। जैसे यहां पर ये जो बनी है आपकी 5-7Mg+P है ना, ये आपका बन गया 3-7, मतलब लास्ट टेल पर बहुत सारे ए लग गए। कितने ए लग गए, लगभग 200 न्यूक्लियोटाइड लगा दिए। तो क्या बोलूंगा मैं, पॉलीएडिनाइलेशन हो गया, पॉली ए टेल बोल दिया मैंने इसको, पॉली ए टेल, पॉलीएडिनाइलेशन हो चुका है इसके अंदर। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। तो इसके अंदर जो पीछे बहुत सारे ए लगाए हैं, ये भी तो टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में लगे होंगे भाई, कोई डीएनए का सांचा तो है नहीं जिसके ऊपर ये बने हैं। तो इसके ऊपर जो एंजाइम लगता है वो लगता है पॉलीएडिनाइलेज पॉलीमरेज। ये एक ऐसा एंजाइम है जो कि डीएनए इंडिपेंडेंट मैनर में, डीएनए इंडिपेंडेंट पे काम करता है ना, डीएनए पे डिपेंड नहीं है। तो ये एंजाइम लगा पीछे बहुत सारे, कितने, लगभग 200 एडेनिन के न्यूक्लियोटाइड लगा दिए। बात समझ में आई आप लोगों को, क्लियर है बात। अब ध्यान दीजिएगा, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूं। ठीक है, देखो अब थर्ड मैंने क्या किया, यहां पर थर्ड मैंने किया स्प्लाइसिंग। मैंने बोला कि काम का कौन कौन सा एरिया, ये काम का है, ये काम का है, ये काम का है, ये काम का है, ये एक्सॉन है। और ये जो येलो वाला है ना बेटा, ये इंट्रॉन है जो कि नॉन कोडिंग होते हैं, ठीक है। सो वी नीड टू रिमूव दिस इंट्रॉन, राइट। हमने इस इंट्रॉन को रिमूव करना है बेटा, तो इस इंट्रॉन को रिमूव कर देते हैं। और देखो अब आपके पास ये आ गया, देखो इंट्रॉन्स रिमूव हो गए। इसी प्रोसेस को बोला गया स्प्लाइसिंग, ठीक है, इसी प्रोसेस को बोला गया स्प्लाइसिंग। इसी प्रोसेस को बोला गया स्प्लाइसिंग। तो स्प्लाइसिंग के टाइम पे क्या रिमूव किए, इंट्रॉन्स रिमूव कर दिए। और यहां पर आके ऐसे बड़े बड़े से एंजाइम्स लग जाते हैं, पार्टिकल्स लग जाते हैं जो स्प्लाइसिंग करने आए थे, और इनको बोलते हैं हम स्प्लाइसियोसोम। ये स्प्लाइसियोसोम है बेटा, ये स्प्लाइसियोसोम है। यहां पर आके स्प्लाइसियोसोम लग गए, है ना, और स्प्लाइसियोसोम ने इंट्रॉन्स को रिमूव कर दिया। और ये स्प्लाइसियोसोम जानते हो आप किसके बने हैं,
याद है हमने SNRNA बनाया था जो डीएनए पॉलीमरेज सॉरी आरएनए पॉलीमरेज 3 बना रहा था। तो ये SNRNA और कुछ प्रोटीन्स का मिलकर बना होता है क्या, स्प्लाइसियोसोम। तो SNRNA और कुछ प्रोटीन्स, इनको हम बोलते हैं SNRNP। SNRNP स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, इसको हम पढ़ते हैं स्नर्प, इसको हम बोलते हैं स्नर्प, प्रोनाउंस करते हैं इसको स्नर्प। ये जो स्नर्प है ये किसका बना है, SNRNA और कुछ प्रोटीन का। ये स्प्लाइसियोसोम से, और ये स्प्लाइसियोसोम से इंट्रॉन्स को रिमूव कर देते हैं। इसी प्रोसेस को बोला जाता है क्या, आरएनए प्रोसेसिंग। यही 3 प्रोसेस होते हैं आरएनए प्रोसेसिंग में। क्लियर, समझ में आया आप लोगों को ये पूरा, राइट। अब हम देखते हैं आरएनए वर्ल्ड। आज का जो वर्ल्ड है वो कैसा है सर, आज का वर्ल्ड डीएनए आरएनए प्रोटीन वर्ल्ड है। आज का डीएनए वर्ल्ड कैसा है, डीएनए आरएनए प्रोटीन वर्ल्ड है। लेकिन इससे पहले करोड़ों साल पहले, अरबों साल पहले, जब लाइफ की शुरुआत ही हुई थी बनने की, उस टाइम पर बेटा आरएनए ही सब कुछ था। अब बोलोगे सर आरएनए क्यों था, डीएनए क्यों नहीं था। मैं बताता हूं आप लोगों को। आरएनए प्रोटीन बना सकता है, बिल्कुल बना सकता है डायरेक्ट। डीएनए आरएनए में कन्वर्ट होकर बनाएगा। क्या आरएनए एंजाइमेटिक एक्टिविटी कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। एग्जाम्पल बता दो सर, बिल्कुल बताया तो 23S आरएनए एंजाइमेटिक एक्टिविटी कर सकता है। क्या ये आरएनए बहुत सारे अदर एक्टिविटीज भी कर सकता है, जैसे आपने देखा टीआरएनए राइबोसोम बनाना, है ना, टीआरएनए आरएनए राइबोसोम बनाना, टीआरएनए अमीनो एसिड को लेकर आना, वो सारी अदर एक्टिविटीज डीएनए कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। आप एक चीज समझो कि ये इतना सारा काम ये कर पा रहा है, तो ये तो इसको किसी की जरूरत नहीं है, ये प्रोटीन भी बना लेगा, सब कुछ कर लेगा। डीएनए नहीं कर पाएगा कुछ भी। डीएनए को सिर्फ इसलिए लेकर आए बाद में कि डीएनए ज्यादा स्टेबल था, ये कम स्टेबल था। लेकिन उस टाइम पे तो आरएनए वर्ल्ड ही था, आरएनए ही डोमिनेट करता था बेटा, आरएनए ही डोमिनेट करता था। तो आप बोलोगे सर आरएनए डोमिनेट करता था, डीएनए क्या डोमिनेट नहीं कर सकता था? बिल्कुल नहीं कर सकता था। क्यों? ये सारे काम कौन करेगा सर, कोई और प्रूफ दो। मैं बोलता हूं आज भी कुछ एंजाइम्स हैं देखो जो आरएनए के बने हुए हैं, और एंजाइम नहीं होंगे तो मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, उसे मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो लाइफ ही नहीं होगी, कोई रिएक्शन ही नहीं हो पा रही है। रिएक्शन होने के लिए एंजाइम चाहिए, एंजाइम आरएनए खुद अपने आप एंजाइमेटिक एक्टिविटी कर सकता है, डीएनए नहीं कर पाएगा। तो एक चीज समझो आप लोग, उस टाइम तो आप बोलोगे सर उस टाइम प्रोटीन थे, तो भाई उस टाइम पे प्रोटीन नॉन एंजाइमेटिक प्रोटीन्स थे, वो एंजाइमेटिक प्रोटीन्स बाद में बने हैं, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, एक एनसीईआरटी एक लाइन लिखती है, द प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन इज द रेमिनिसेंस ऑफ एंटिग्विटी, राइट। ये क्या मतलब है इसका, प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन इज द रेमिनिसेंस ऑफ एंटिग्विटी। आपको ये इंट्रॉन, रेमिनिसेंस ऑफ एंटिग्विटी मतलब होता है, रेमिनिसेंस का मतलब होता है रिमाइंडिंग यू ऑफ समथिंग। इसका मतलब होता है अबाउट एंशिएंट टाइम, एंशिएंट टाइम। तो आपको बोल रहा है कि आपको इंट्रॉन्स जो है ना, ये पुराने समय की याद दिला रहा है। आप एक चीज समझो, आरएनए डोमिनेट करता था उस टाइम पे, इसका एक बेहतर प्रूफ देता हूं मैं आप लोगों को। आरएनए उस टाइम पे डोमिनेट किया करता था, क्यों सर? क्योंकि आरएनए आज भी प्रूफ है, आरएनए ने बोला कि ठीक है मेरी जगह डीएनए ले रहा है, मतलब मेरी जगह नहीं ले रहा, मेरे ऊपर आपने डीएनए को बिठा दिया, डीएनए लंबे समय तक इंफॉर्मेशन स्टोर कर पाएगा। लेकिन आरएनए ने भी एक प्रोसेस को डेवलप कर लिया, क्या प्रोसेस, कैपिंग स्प्लाइसिंग वगैरह कर लिया अपने अंदर। यानी कि आप एक चीज समझो, मैंने क्या बोला, ये वाला जो है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, इनको रिमूव कर देता है। कौन रिमूव करता है? आरएनए। किसके पास पावर है? अब मान लो डीएनए ने तो पूरा ही ट्रांसक्राइब करके ये बना दिया था,
किस पार्ट से प्रोटीन बनेगा, कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है, ये पार्ट किसको पता है? आरएनए को पता है। आरएनए स्प्लाइसिंग कर रहा है बेटा, आरएनए को ये बात पता है कि कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। ध्यान से समझना। तो आरएनए ने बोला कि यार ध्यान समझो, पाइसिस से एम्फीबियंस बने, एम्फीबियंस से रेप्टाइल्स बने, रेप्टाइल से मेमेलिया और एव्स बन गए। हो सकता है हम लोग रेप्टाइल से बने, हो सकता है कि इसका ये वाला पार्ट, मान लो इतना बड़ा पार्ट था, ठीक है, इसका ये वाला पार्ट आज इंट्रॉन है, ये भी इंट्रॉन है, काम नहीं कर रहा है, लेकिन हो सकता है कि ये आज पहले बहुत सालों पहले काम कर रहा हो, आज जरूरत नहीं है, काम नहीं कर रहा। बहुत सालों, भाई बहुत सारे चेंजेस आए ना। आप बोलोगे बहुत सारे चेंजेस डीएनए में आए, डीएनए में म्यूटेशन हुआ, आरएनए ने कुछ चीज अपने पास भी रखी। आरएनए ने कहा कि अब मैं थोड़ा सा और बेहतर करूंगा, ये वाले पार्ट भी नहीं आएंगे। डीएनए तो अपने अंदर चेंजेस ला ही रहा है, यानी कि वेरिएशन कर रहा है डीएनए, डीएनए म्यूटेशन लेकर आ रहा है, डीएनए बहुत सारी तमाम चीजें लेकर आ रहा है। लेकिन मेरे बच्चों एक चीज बताओ आप लोग, आरएनए भी तो कह रहा है कि ये वाला पार्ट नहीं होगा आज से, ये वाला पार्ट नहीं होगा आज से। आरएनए तो बहुत कुछ डिसाइड कर रहा है, पूरा प्रोटीन का स्ट्रक्चर बदल जाएगा। आरएनए ही तो बहुत कुछ डिसाइड कर रहा है, यानी कि ये हमारे जो पूर्वज थे, जो एंसेस्टर्स थे बहुत पहले, उनके अंदर हो सकता है एक्टिवेटेड रहे होंगे, हो सकता है उनके अंदर टेल वगैरह बना रहे होंगे, 10 चीजें कर रहे होंगे। अब हमें एडवांसमेंट होती जा रही है तो उन चीजों की जरूरत नहीं पड़ रही। जैसे आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स के देखते हो कि उनके ईयर में भी हेयर होते हैं, बॉडी पे बहुत ज्यादा हेयर होते हैं, आपकी बॉडी पे कम हेयर है, हमारी बॉडी पे अब कम हेयर है, आगे नेक्स्ट जनरेशन आएगी उसकी बॉडी पे और कम हेयर होंगे। तो यानी कि कुछ तो रिडक्शंस हो रहे हैं, वो रिडक्शंस किसके हाथ में है? आरएनए के हाथ में है कुछ तो, इसलिए उसको आरएनए वर्ल्ड बोला गया। आज भी डोमिनेट कर रहा है भाई, पहली बात। दूसरी बात, हमारे पूर्वजों में बहुत पहले टाइम पे वो एक्टिव थे, आज इन सेगमेंट्स को हटा दिया गया। तो सोचो ये जो आज इंट्रॉन्स आपको दिख रहे हैं जिनको हटा देते हैं, ये हमें पिछले पूर्वजों की याद नहीं दिलाते। उनके अंदर हो सकता है काम करते रहे होंगे, लेकिन आज हमारे यहाँ पर काम नहीं करते हैं बेटा, क्लियर है? कुछ इसी प्रकार एक लाइन और लिखती है एनसीईआरटी, द प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग represents the dominance of RNA world। बिल्कुल है। कैसे है? RNA वर्ल्ड उस टाइम पे होता था और वही डोमिनेट करता था। इसका एक प्रूफ आज भी है कि इसने अपने हाथ में एक प्रोसेस ले लिया, क्या? स्प्लाइसिंग। मैं भी डिसाइड करूंगा, डीएनए तू डिसाइड कर रहा है कि तू वेरिएशन भी करता है, तू म्यूटेशन भी करता है, तो अपने अंदर चेंजेस लेकर आता है, तो जनरेशन में चेंजेस आते हैं, मैं भी अपने अंदर चेंजेस लेकर आऊंगा। मैं भी वो पार्ट सेलेक्ट कर लूंगा, मेरे अंदर भी वो काबिलियत है, मैं पार्ट सेलेक्ट करूंगा कि क्या बेहतर है क्या नहीं। उसने भी एक प्रोसेस डेवलप कर लिया, स्प्लाइसिंग। ये कट पिट के फेंक दिया जो बाट वेस्टेज था। यानी कि आज भी आरएनए बोलता है कि मैं भी डोमिनेट करता था, मेरे पास से चीजें छिन गई है, डीएनए के पास चली गई, लेकिन कुछ चीजें मैं अपने पास भी रखूंगा। वो चीज क्या थी? स्प्लाइसिंग। द प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग रिप्रेजेंट्स द डोमिनेंस ऑफ आरएनए वर्ल्ड। आई होप आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आई होंगी। एक चीज और है बस लास्ट में, यहां पर ये जीन प्रेजेंट है, एक्सॉन, एब्सेंट, इंट्रॉन। ये देखो यहां पर ये इंट्रॉन पार्ट है ना, ये कोडिंग पार्ट, ये नॉन कोडिंग पार्ट। तो जीन जो है वो तो सिर्फ एक्सॉन वाला ही है। तो इसी अरेंजमेंट को हम बोलते हैं स्प्लिट जीन अरेंजमेंट। ठीक है, कि जीन ये रहा, फिर ये रहा, फिर ये रहा, फिर ये रहा, ऐसे स्प्लिट जीन अरेंजमेंट बोलते हैं हम इसको। क्लियर है? तो ये सारी बातें हमने की, यहां पर हमने पूरा आरएनए वर्ल्ड को जाना, इन 2 लाइंस को, एनसीईआरटी की लाइंस को समझा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में बढ़ेंगे बाकी की चीजें। ट्रांसलेशन नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूंगा, जेनेटिक कोड और ट्रांसलेशन को नेक्स्ट क्लास में सीखते हैं। उसके बाद हमारे 2 टॉपिक्स बचेंगे इस चैप्टर से, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच।